नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। ईरान और इसराइल की लड़ाई, जिसमें अमेरिका भी इसराइल का साथ दे रहा है, लंबी ही खिंचती चली जा रही है। हालांकि अब अमेरिका की ये कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरीके से इस लड़ाई को बंद किया जाए, रोका जाए, सीज फायर के लिए ईरान को मनाया जाए, क्योंकि अमेरिका पर, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप पर चौतरफा दबाव पड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब तेल के ठिकानों पर वहाँ हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से भी, इसराइल की तरफ से भी, उसको देखते हुए लग रहा है कि अब ये लड़ाई किसी दूसरी तरफ जा रही है और जल्दी रुकने की उम्मीद नहीं है। क्या कुछ इसका असर होगा और किस तरह की कोशिशों से ये लड़ाई थम सकती है, इन सारी संभावनाओं पर, इन सारे मुद्दों पर बातचीत के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं फजल रहमान साहब। फजल रहमान साहब ICWA के फेलो हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के। मध्य पूर्व के देशों के बारे में, पश्चिम एशिया के बारे में जानकारी रखते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम पहलुओं पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और अब 3 हफ्ते हो गए हैं फजल साहब, लड़ाई के होने जा रहे हैं, और ये लड़ाई कहीं से भी दिख नहीं रही है अभी, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये ख़त्म होने जा रही है या फिर अभी चलती रहेगी, एस्केलेट करेगी, इसमें और भी देश इसमें शामिल होंगे, क्या कुछ होगा? आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं, जिस तरह से एक के बाद एक नेताओं को टारगेट कर रहा है इसराइल, और ईरान की तरफ से अमेरिकी ठिकानों पर और इसराइल पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं? देखिए, पहली बात तो इसमें यह है कि जो दोनों वायरिंग साइड्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं, इसलिए वार खत्म होने में कुछ टाइम लग सकता है। अमेरिका और इसराइल का ऑब्जेक्टिव बहुत ही शॉर्ट टर्म है। उनका ऑब्जेक्टिव पहले यह था कि हमें न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना है, फिर वहां से वो शिफ्ट हुए हमको रिजीम चेंज करना है, फिर वहां से वो शिफ्ट हुए कि हमें टारगेटेड किलिंग करनी है। ईरान का ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही अलग है इससे। ईरान का पहला ऑब्जेक्टिव यह है कि ये उसके लिए एग्जिस्टेंशियल वॉर है। ये उसके लिए डू और डाई की पोजीशन है। ये इस वॉर को अपने आप की पूरी जो जियोपॉलिटिक्स है, जो अमेरिकन पॉलिटिक्स है, जो इजरायली पॉलिटिक्स है, जो रीजनल पॉलिटिक्स है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, उसको कम से कम 20-30 साल के लिए उसको रीडिफाइन करना है, उसको पूरा ऑल्टर करना है। और उसमें मैं देखता हूं कि ईरान जो है कामयाब है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजन को इम्ब्रॉयल करना है। उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो अमेरिकन एलाइज हैं, जो पिछले 50-60 साल से ईरानियन आइसोलेशन में कहीं ना कहीं से बिग पावर के साथ हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से फिक्स करना है जी। ईरान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वॉर को इतना खींचे कि पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स अपने आप में सोचने में मजबूर हो जाए कि क्या इस दुनिया को चलाने में सिर्फ अमेरिका और इसराइल रहेंगे या कोई दूसरा भी इंस्टीट्यूशन है। इसका छठा ऑब्जेक्टिव ये है कि ये गल्फ रूलर्स पे, मोनार्की में सवाल उठ जाए, गल्फ में भी, पूरी दुनिया में भी, कि किस तरह का अलायंस है अमेरिका से, जो किस तरह का $1 ट्रिलियन जो खर्च करते हैं, जो उनकी डील होती है, वो आखिर किस काम की है। सातवां ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान का एक अपना पूरा ग्रज है उनके रीजनल एलाइज जो एडवर्सरीज हैं, पर्टिकुलरली मोनार्कीज, उनको लगता है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा जब पूरी की पूरी चीजें, पूरी एक अमेरिका को लेकर आइसोलेशन है, एक इसराइल को लेकर अलग तरह का रिसेंटमेंट है लोगों के अंदर, जो इसराइल का जो मतलब, जिस तरह की मतलब कहिए कि जो एंटी सेमिटिक या विक्टिमहुड का जो कार्ड खेल रहे थे, अब उसमें कहीं ना कहीं से कुछ स्पेस उनका कम हुआ है। तो इसलिए उनको लगता है कि नहीं, ये मौका ऐसा है कि गल्फ कंट्रीज को भी हम ये बताएं कि आप इसराइल और अमेरिका पे बहुत दिन तक रिलाई नहीं कर सकते आप, और ये बात बहुत ही जाहिर है। तो ये 5-6 चीजों को जब हम आकलन करते हैं, जब देखते हैं, तो लगता है कि दोनों के ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत फर्क है। और मुझे लगता है कि ईरान का पूरा ईरान सिर्फ रीजन के लिए नहीं लड़ रहा है, ईरान लड़ रहा है पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स के नेचर को, ग्लोबल पॉलिटिक्स के कैरेक्टर को, ग्लोबल पॉलिटिक्स के फीचर को। अगर नहीं लड़ रहा है तो भी उसका रिप्लिकेशन ऐसा हो रहा लगता है कि ये वार जो है एक नई तरह की पॉलिटिक्स को दिशा दे रहा है, एक नई तरह की पॉलिटिक्स को जनरेट कर रहा है, एक नए तरह की पावर रिलेशन को, पावर पॉलिटिक्स को, वर्ल्ड ऑर्डर को डिफाइन कर रहा है।
जी बिल्कुल, यानी ईरान पूरी तरीके से ये चाह रहा है कि ये लड़ाई लंबी खींचे, और चूंकि उसका पहले भी ये कहना था कि युद्ध हम नहीं शुरू कर रहे हैं और ना ही करेंगे, लेकिन हम पर हमला होगा तो हम उसका जवाब देंगे, वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं। अब पिछले करीब एक हफ्ते से फजर साहब जो तेल के ठिकानों पर इस तरह से हमले हो रहे हैं, और अब ये भी कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ रहा है, उसके पीछे चाहे जो कारण हो, कि डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के बीच भी जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रंप पर एक तो ये दबाव है, खुलकर अब वहाँ ये बातें होने लगी हैं कि इजराइल के दबाव में इन्होंने हमला किया है। दूसरे, जिस तरह से अब ईरान के तेल के ठिकानों पर कल हमला हुआ है, उसको लेकर ट्रंप की नाराज़गी भी सामने आई है। तो क्या लग रहा है कि ये दूरियां परिस्थितियों की वजह से बन रही हैं, या फिर इनके पीछे कोई और कारण है, या ईरान को कमतर समझने की, उसको अंडर एस्टिमेट करने की जो गलती हुई है, अब उसको उस परेशानी से ये सारी चीज़ें हो रही हैं दोनों तरफ से, चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो? देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका और इसराइल का रिलेशन जो है उसको किसी भी पैरामीटर से, किसी भी इंटरनेशनल थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में डिफाइन नहीं कर सकते आप जी। वो इस तरह का अलायंस है, इतना डीप रूटेड है, इतना एम्बेडेड है, उसमें इतने सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं कि इसको हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। वो बहुत ही कम्प्रिहेंसिव, बहुत ही स्ट्रेटेजिक, बहुत ही पॉलिटिकल, बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही आइडियोलॉजिकल, बहुत ही डिप्लोमेटिक है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वार में अमेरिका को इसराइल ने ड्राइव किया है। अमेरिका का जो सबसे बड़ा जो एनिमी है, सबसे बड़ी जो चीज उसकी एनिमी है, थ्योरेटिकली अगर हम देखें या स्ट्रेटेजिकली देखें, वो है किसी तरह का नेगोशिएटिंग टेबल। जी। वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए किसी तरह भी तैयार नहीं है, और उसकी उसी वजह से आज जो रीजन में टर्माइल है, जो बॉयल है, जो जिस तरह का क्योस है, इसराइल को लगता है कि उसके फेवर में सबसे अच्छी जो चीज है वो स्टेटस को है। गाजा वार को लेके, चाहे ईरान को लेके, जब भी लगता है उसको कि नेगोशिएशन करीब हम पहुंचे हैं, तब तक उसने उन चीजों को डिरेल किया है। उसकी पहली मिसाल जून में थी, जब नेगोशिएशन चल रहा था, तब उन्होंने अटैक किया ईरान पे। दूसरी उससे बड़ी मिसाल हमने देखा फरवरी में, जबकि पूरी दुनिया कह रही है, सारे नेगोशिएटर कह रहे थे, सारे स्टेक होल्डर्स कह रहे थे, ओमान के लीडर्स कह रहे थे, इजिप्ट के लोग कह रहे थे, इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल वहां पे थे, इवन अमेरिकन ऑफिशियल्स जो कह रहे थे, जो अब तक इनका जो कमेंट्स आ रहे, कल देखिए जो वहां पे एंटी टेररिज्म जो काउंसिल है, उनका हेड का जो बयान आया है कि हम बिल्कुल पहुंच रहे थे। तो जब भी लगता है इसराइल को कि ऐसे नौबत आए कि जहां पे हमें नेगोशिएटिव टेबल पे आना पड़ेगा, उस चीज को सैबोटाज करना और डिरेल करना उनकी स्ट्रेटजी का बहुत ही एक मेजर कंपोनेंट है। दूसरी बात, उनको जब ये लगता है कि किसी भी आदमी या किसी भी पर्सनालिटी या किसी पॉलिटिकल फिगर की पॉपुलैरिटी इसलिए है कि वो शायद बहुत ही एडेप्टिव है, बहुत ही मॉडरेट है, या बहुत ही प्रैग्मेटिक है। लारेजानी की किलिंग में एक सबसे बड़ी चीज आ रही है कि वो अमेरिका के लिए कुछ हद तक एक्सेप्टेबल थे। उनसे वो बहुत दिन तक आईए में नेगोशिएटर रहे ईरान के जी, और उनको जो लोगों ने उनके साथ काम किया है, आईए के जो मतलब जो कई जो हेड थे, अभी मैं उनका बयान पढ़ रहा था, जो वहां पे अलबर्दी इजिप्शियन जो थे, उनका भी ये कहना था कि बहुत ही प्रैग्मेटिक थे, बहुत ही एक्मोडेटिव थे और चीजों को समझते थे। तो अब लगने लगा कि शायद ऐसा ना हो कि जब वार अगर खींचेगा तो लारजानी साहब फिर ऐसा नहीं हो कि कुछ निगोशिएशन की बात करें, कुछ चीजें कुछ ऐसी स्ट्राइक कन्वर्सेशन स्ट्राइक करें या कुछ चीजें। इससे पहले ये है कि उन सारे प्रैग्मेटिक पर्सनालिटी को, प्रैग्मेटिक फिगर्स को एलिमिनेट कर दिया जाए ताकि हमको निगोशिएट न करना पड़े। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा कि इसराइल को अगर एक चीज नापसंद है वो है निगोशिएशन। गाजा में जो हुआ वो निगोशिएशन का एब्सेंस था जी। हिजबुल्लाह में जो हुआ वो निगोशिएशन किया, उन्हें फिर देखिए उसका क्या वायलेशन हुआ, गाजा का वायलेशन कैसे हो रहा है। ईरान में 2015 में जो निगोशिएशन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके देखिए किस हद तक वो अपोज करते रहे। वो ओबामा के जाते जाते तकरीबन लग रहा था कि अमेरिका इजराइल के संबंध जो इतने खराब हो गए थे, उसकी एक वजह थी कि ओबामा ने न्यूक्लियर डील कर ली थी। तो ट्रम्प के आने के बाद जब आए तो ट्रम्प ने पहला काम किया कि उस डील को खत्म किया, पहले ट्रम्प पॉइंट 1। तो इसी तरह से लगता है ये जो डिफरेंसेस लग रहे हैं, ये हमको लगता नहीं कि उसमें कुछ चीजें ये बहुत ही टेम्पररी हैं, लेकिन अमेरिका के अंदर, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर, ओवल ऑफिस में भी, व्हाइट हाउस में भी, स्टेट डिपार्टमेंट में भी एक तरह का रिसेंटमेंट तो है। और जिस तरह के आ रहे हैं, उनके जो फार्मर जो एडवाइजर्स हैं जी, उस पर जो बातें आ रही हैं, जिससे उसमें ऐसा लगता है कि हम जो हैं
ये उनको लगने लगा कि अमेरिका जो है बिल्कुल अदर वे राउंड हो गया है, एंड नाउ दिस इज इसराइली वो ड्राइविंग द अमेरिकन पॉलिसी। ये इसराइली हैं जो अमेरिका वो ड्राइविंग सीट में है जी। तो उस चीजों को, इस इक्वेशन को पलटने के लिए ये सारी की सारी बातें हो रही हैं। और बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, जिसमें इस पूरे चीजों को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि सिर्फ ये सारी की सारी जो चीजें हो रही हैं, अमेरिका को ड्रैग करना, अमेरिका को पार्टनर बनाना, उससे एक तरह का डिप्लोमेटिक कवर लेना है, उससे एक तरह का सिक्योरिटी कवर लेना है, उससे एक तरह से मिलिट्री कवर लेना है। और अमेरिका और इसराइल की तकरीबन पिछले 20-30 साल से ये कोशिश है, जब से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आए हैं पावर में 96 में, तब से उनके जो और बहुत सारे डिजाइन है कि फिलिस्तीन को स्टेट नहीं देना है, हमास को किल करना है, सबको न्यूट्रलाइज करना है, उसमें ईरान के बड़ा ही मेजर कंपोनेंट है। और उनको लगने लगा कि शायद ट्रम्प से अच्छा मुझे फ्रेंड नहीं मिलेगा, और इससे अच्छा रीजनल जो इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, इससे अच्छा ग्लोबल सिचुएशन नहीं मिलेगी, जब सब लोग एंटी अमेरिका हैं, जब सब लोग एंटी हमास हैं। और मोर ओवर ईरान के सारे एलाइज को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, हिजबुल्लाह चला गया, हमास चला गया, हुतीज चले गए, असद चले गए। तो सारा का सारा जो पर्सपेक्टिव है, सारा का सारा जो स्ट्रेटेजिक जो कहते हैं जो बैलेंस है, जो पूरा डोमेन जो तैयार हुआ है, उसमें लगता है जो पैराडाइम इमर्ज हुआ है पोस्ट गाजा में, उसमें सारी की सारी चीजें फेवरेबल थी। लेकिन वो लगता है कहीं ना कहीं अब उनको लगता है कि अमेरिका को नंबर 2 ट्रीट कर रहे हैं। और उसकी वजह है कि इसराइली लॉबी बहुत ज्यादा है, वहां का मीडिया हाथ में है, तकरीबन सीनेट में इनके बहुत सारे मेंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं। तो हर तीसरा चौथा जो अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट में वो प्रो ज्यूज है, वो हार्डकोर ज़ायनिस्ट है, वो मतलब बिल्कुल ये क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है। तो जो पूरी सेटिंग है, जो इक्वेशन है, उससे लगने लगा है कि अमेरिकन जो है, अमेरिका की जो वो लगता था कि अमेरिका नंबर 1 पावर है, तो अब लोग सवाल करने लगे कि क्या नंबर पावर इसराइल है या अमेरिका है। तो इस तरह की उसमें हम इस चीजों को देख सकते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और चूंकि ये जो डिफरेंसेस हैं वो अमेरिका में अब वो दिखाई पड़ रहे हैं साफ तौर पर, क्योंकि जिस तरह से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसके जो डायरेक्टर हैं जो केंट, उनका इस्तीफ़ा हो गया है। तुलसी गाबार्ड भी कह रही हैं कि मेरे पास बोलने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन ट्रंप राष्ट्रपति हैं, तो अब उनके ख़िलाफ़ हम किस तरीके से बोल सकते हैं ये। और जैसे कई सारे सीनेटर्स हैं वो सीधे सीधे इसके लिए, इस लड़ाई के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक सीनेटर का मैं आज बयान सुन रहा था सुबह की, उन्होंने कहा कि हम इस कांग्रेस के लिए जिम्मेदार हैं, हम उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, ट्रंप के प्रति नहीं है। तो ये भले ही कितने रिलेशंस डीप रूटेड हों, लेकिन ये जो लड़ाई अब है ईरान के ख़िलाफ़, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये डिफरेंसेस बिल्कुल सतह पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चूँकि सभी को ये पता था और ईरान के साथ संबंध हमेशा अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन किसी ने अटैक करने की, हमला करने की इससे पहले नहीं इस तरीके से कोशिश की। और कहा जाए तो कोशिश ट्रंप ने भी नहीं की। सीधे सीधे ये दिखाई पड़ रहा है कि ये उनके ऊपर दबाव ही रहा, जिसकी वजह से उनको इस लड़ाई में शामिल होना पड़ा। और इंतज़ार करते करते इजराइल ने खुद ही आक्रमण कर दिया। तो अब जब इतनी लंबी लड़ाई ये खींच रही है, तो क्या ट्रंप पर ये दबाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है? उनके बयान भी जिस तरह से आ रहे हैं उससे लग रहा है। जी, ये ट्रंप इज अंडर इमेंस प्रेशर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, अगर ट्रंप इस वॉर में विड्रॉ करते हैं या कहीं से रिट्रीट करते हैं या कहीं से कोई ऐसा सिग्नल देते हैं या जेस्चर देते हैं जिसे लगता है कि नहीं वो कहीं से वीक साबित हो रहे हैं। अब ये ट्रंप के लिए भी लड़ाई हो गई ना। पहले शुरू की इसराइल ने, लेकिन उसके बाद में ट्रंप ने जिस तरह से ज्वाइन किया, तो नाउ ट्रंप हैज स्टार्टेड आल्सो ओनिंग दिस वॉर। तो उनके लिए बहुत ही स्थिति जो बड़ी मुश्किल है कि वॉर से वो बैकआउट करें जी, या वॉर से विड्रॉ करें, या किसी तरह के सीज फायर का ऑफर करें, या इसराइल को किसी तरह की प्रेशर में ला के ये करें, मतलब कि नहीं अब आप वॉर खत्म कीजिए। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का एग्रेशन है, जिस तरह का पोस्चर ईरान का है, और जिस तरह से ईरान की जो स्ट्रेटजी जो चल रही है वहां पे, जो उनका स्ट्रेटेजिक परसूट है, और जिस तरह की लगातार मतलब वो टारगेट कर रहे हैं, जिस तरह से दुबई में देखा आपने, कतर में देखा आपने, कुवैत में देखा, ओमान में देखा, सऊदी अरब में देखा, ये चीजें लगातार एस्केलेशन बढ़ता चला जा रहा है। और ईरान ये बार बार कह रहा है कि आप जितनी भी किलिंग करेंगे उसका हम बदला किसी न किसी तरह से लेंगे। अगर वो वहां इसराइल नहीं पहुंच सकते, अगर वो उसी तरह की चीजें कंपनसेट नहीं कर सकते, तो उनका ये पूरा आर्गुमेंट है कि हम अमेरिकन बेसिस को कहीं भी, जो अमेरिकन जो एलाइज है किसी भी फॉर्म में, ईरानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम जो है, हो सकता है कि हम अमेरिका के एलाइज को छोड़ के सबको हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है हम गो अहेड की परमिशन दे सकते हैं। तो दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग डिप्लोमेटिक स्टेट जो है गेम, एक डिप्लोमेटिक ब्लफ भी चल रहा है।
लेकिन मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा इस प्रेशर के बावजूद कि ट्रंप इस बीच में बिल्कुल वार से हट जाए। और जिस तरह का जो ईरानियन मोड है, उन्होंने शुरू में ऑफर भी किया था, ट्रंप के बारे में कुछ करना हुआ इसलिए मुश्किल है कि बहुत ही वो उनके बारे में कुछ आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, इतनी अनसर्टेनिटी पॉलिटिक्स में है। वो ट्विटर पे फॉरेन पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो करते हैं। उनके लिए कुछ करना, कभी अमेरिका, कभी ईरानी स्मार्ट हैं, कभी जीनियस हैं, कभी हम ये कर देंगे, कभी वो कर देंगे, कभी उन्होंने इसराइल को इनडायरेक्टली कभी वार्न करते हैं वो कि नहीं, नाउ यू हैव टू वाइंड अप दिस वॉर। इस तरह की चीजें आ रही हैं। उसमें लगता है कि इसराइल ने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है कि दोनों को बराबर के तरीके से वार को ओन करना होगा, दोनों को तरीके से वार। और जाहिर बात है, जहां तक एंटी ईरान जो उनका पोस्चर है, जो न्यूक्लियर इश्यूज पे तकरीबन दोनों एक उस पे हैं, दोनों एक उस पे हैं, एक ऑन द सेम नोट जी। लेकिन जो अमेरिकन और इसराइली का जो टारगेट, उनका जो ऑर्बिट जो बढ़ा है, जो टारगेट किलिंग हो रही है, उससे लगता है मेरे ख्याल में ये डिफरेंसेस और बढ़ रहे हैं। इसराइल की टारगेटेड किलिंग करना, वो उन लोगों को चुन के मारना जो वो लोग वहां के वो लोग हैं जिनसे निगोशिएट करते हैं, IRGC को लोगों को मारना, जो आजकल ईरान की जो बिल्कुल IRGC रन कर रही है। आप देखिए किसी भी पॉलिटिशियन को, वो इसलिए इतने वीक हो चुके हैं, तो अगर जितनी टारगेटिंग होगी उतनी ही वहां की पॉलिटिक्स चार्ज होगी। और इसराइल चाहता है कि चार्ज हो, इसराइल चाहता है कि ये वॉर कुछ हद तक कंटिन्यू रहे, ताकि मतलब चीजों को हम जो है उनकी अपर लीडरशिप को हम मतलब एलिमिनेट कर सके। ईरान चाहता है कि बार इसलिए कि उसका इकोनॉमिक कॉस्ट जो है हम दुनिया को बता सके, और उसका रिपरकेशन जो है अब दुनिया देख रही है। यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, नाटो में देखिए क्या हो रहा है, साउथ एशिया में देखिए क्या हो रहा है, मलेशिया में देखिए क्या हो रहा है, श्रीलंका में, सब चीजें जो हो रही है। तो दोनों मेरे ख्याल में, मुझे लगता है इन गिवन सिचुएशन कहीं से ऐसा कोई समझना या किसी बात की संभावना नहीं आ रही है कि कोई अर्ली डेज में या अर्ली वीक्स में कोई सीज फायर या इस तरह की चीजें, या कोई एब्रप्ट ट्रंप साहब ये कह दे कि हम इस वार को खत्म कर रहे हैं, इस वार से हम हट रहे हैं, या इसराइल को हम बिल्कुल डम कर रहे हैं, ऐसा कुछ सिचुएशन, ऐसा कुछ सिनेरियो डेवलप होता दिख नहीं रहा है। जी अच्छा, ये जो अरब देशों के 12 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, उसके बाद बैठक के बाद उन लोगों ने ईरान से अपील की कि ये हमले रोके जाएं, इसको किस तरीके से देखा जाए फजर साहब? ये क्या अमेरिका सीधे सीधे कहा जाए अमेरिका का या डोनाल्ड ट्रंप का इनिशिएटिव है, या जिस तरह से इनके अमेरिकन बेसिस पर हमले हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कि नुकसान तो उनको खुद का भी हो रहा होगा, भले ही वो अमेरिकन बेसिस पर हो रहे हैं, तो ये उसकी घबराहट है या फिर कहीं न कहीं एक बैक डोर से सीज फायर कराने की कोशिश में लगे हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप? उसको उस तौर पे इसको देखा जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अब ये जो ईरानियन अटैक्स है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना यूएस बेसिस पे नहीं है, वो ऑयल डिपो पे है, उनकी गैस यूनिट पे है। कतर की जो सबसे बड़ी गैस यूनिट है वो बंद है, यूएई के प्रोडक्शन बंद है, सऊदी ने भी अपने कुछ रिफाइनरी को बंद किया है। और कल जो अटैक हुआ है गैस फील्ड पे, वो हम मतलब आपको पता भी होगा, वो जो है वो ईरान और कतर का ज्वाइंट वो गैस फील्ड था जी, उस पे दोनों उसको ओन करते थे। तो इस तरह की चीजें, इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, इतनी वेग चीजें हो रही है कि बताना मुश्किल है कि कैसे चीजें कहाँ मूव कर रही है जी। आपने ये बात की कि ये जो है 12 देशों के लोग मिल रहे हैं, देखिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस वार में जो सबसे बड़ी चीज उभर के आई है वो ये आई है कि अमेरिकन आर वेरी स्मार्ट इन डंपिंग देयर एलाइज। इस वार को, जैसे आपने कहा कि 20 दिन हो गए, ट्रंप ने शायद एक बार भी नहीं कहा कि गल्फ के साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। उन्होंने ईरान के एक्शन पे तो अपने ताज्जुब का इजहार किया है, लेकिन ये नहीं कहा है, गल्फ कंट्रीज को किसी तरह का आश्वासन नहीं दिया है, उनको किसी तरह का कंसोलेशन नहीं दिया है, न उनके साथ किसी तरह की सिंपैथी या सहानुभूति जताई है। तो उन्होंने ऐसा डंप किया है पूरे गल्फ को कि शायद उनको लगता है कि फिर से अपने रिश्ते को रिडिफाइन करना पड़ेगा। और ये जो गल्फ के अंदर जो डिपेंडेंसी सिंड्रोम है 50-60 साल का, जिसने आज तक उसको अलाउ नहीं किया, अपनी सिक्योरिटी को जिस तरह से मॉर्गेज कर दिया अमेरिका के लिए, जिस तरह से आउटसोर्स कर दिया, ये उसका नतीजा है कि $1 ट्रिलियन खर्च करने के बाद भी आज अपने लोगों को, अपनी ऑयल रिफाइनरी को, अपने ऑयल डिपो को, अपने सिक्योरिटी सिस्टम को, अपने डिफेंस आर्किटेक्चर को आप सेव नहीं कर पा रहे हैं। अब स्टोरी अदर वे राउंड हो गई है। नो अमेरिकन्स आर आस्किंग दीस पीपल टू प्रोटेक्ट आवर बेसेस। ये कतर की जिम्मेदारी है, ये सऊदी की जिम्मेदारी है, कोई की जिम्मेदारी है, ये यूएई की जिम्मेदारी है। हालांकि जो पैसा देते थे, जो डील होती थी $1 ट्रिलियन की, वो होती थी आप मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। आप ये सोचिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि 50-60 साल से जिस पे रिलाई करते रहे, उसने आपको डंप कर दिया। ये तकरीबन मेरे ख्याल में 79 के बाद पहली बार अरब वर्ल्ड पे इस तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। बहरीन के देखिए कितना वल्नरेबल है,
सऊदी कितना वल्नरेबल है, कतर कितना वल्नरेबल है। मतलब कतर लगातार वार्न करने के बावजूद, कतर नेगोशिएटर था, ओमान नेगोशिएटर था जी। तो उनको इस तरह का जानते हैं। ईरान को एक कंट्री से भी ग्रज है कि आपने अमेरिकन को होस्ट करके, हम जैसी कंट्री को आपने आइसोलेट करके 45 साल से मुझे आप पनिश करवा रहे हैं और आपने इस तरह का अलायंस तैयार किया है, उससे मेरे लिए कोई जगह नहीं। ईरान का जो एक बेसिक डिमांड्स है वो कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से आप अमेरिका को बाहर कीजिए जी। तो नाउ अमेरिकन आर आल्सो, ईरानियंस आर आल्सो थिंकिंग दिस इज द हाई टाइम टू टीच देम अ लेसन। अच्छे वो न दिखे तब भी दुनिया के सामने जाहिर है कि मतलब क्या कर रहे हैं, ये गल्फ का क्या होगा। तो गल्फ को मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी को रिविजिट कीजिए, आप अपनी पॉलिसी को रिडिफाइन कीजिए और जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को आपने सपोर्ट किया है, जो एबिट किया है, इसको फ्रेम करने में आपने पूरी पैसा से मदद की है, उसको आपको दोबारा देखना पड़ेगा और ईरान को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिए एक कंट्री जो है 45 साल से अंडर सैंक्शन है और एक कंट्री 45 साल से कम मेरे ख्याल में ट्रिलियन डॉलर से अधिक सिक्योरिटी के लिए दिया है और दोनों में फर्क देखिए आप। तो दुनिया ये सवाल कर रही है कि एक कंट्री अंडर सैंक्शन होकर अपने आप को इस तरह से मिलिटरी इनेबल किया और दूसरा रीजन इतने पैसे खर्च करने के बाद इस तरह से अपने आप को हेल्पलेस साबित कर रहे हैं कि नाउ द कुवैती अमीर, कतरी अमीर, दे प्लेडिंग टू द अमेरिकन, प्लीज हेल्प अस। और ट्रम्प साहब की अभी भी जो प्रायोरिटी है वो इसराइल को सेव करना है। मैंने तो कहीं नहीं कहा कि ट्रम्प साहब ने पिछले 20 दिन में कहीं एक लफ्ज भी कुछ कहा हो। हाँ बिल्कुल कि वो गल्फ कंट्री चाहे अपनी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए जितना भी उन पर खर्च कर रहे हों, उन्होंने कोई सिंपैथी, कोई अपना एक जिम्मेदारी नहीं जताई है। बिल्कुल सही बात आपने कही। और फजल साहब, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने ये कहा कि एक 40-50 साल से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किया इन देशों ने और आज जब ज़रूरत पड़ी तो ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं कि अपने आप करें। अब इस सिचुएशन में, और दूसरी तरफ ईरान है 45 साल से सैंक्शन झेल रहा है, आपने बताया, तो ये पूरा सिनेरियो क्या है पूरे से, इस पूरा पश्चिम एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्या, कि अमेरिका पर डिपेंडेंसी कम करने के बजाय अपने में ही जो यूनिटी है इन देशों के बीच में, क्या ये इसका रास्ता कोई खोलेगी? क्या इसकी कोई संभावना बनती दिखाई पड़ रही है? क्योंकि निराश तो इन देशों को अमेरिका ने बहुत किया है और अब तो ये लग रहा है कि अमेरिका अपनी सेफ्टी करने में ही उतना सक्षम नहीं है, हमारी क्या करेगा? अब तो उसकी भी पोल खोलने लगी है। जी जी, देखिए अभी परसों एक कतरी ऑफिशियल का स्टेटमेंट था कि वी विल नॉट ज्वाइन द वॉर, हमने जहां वॉर ज्वाइन किया हमसे अमेरिकन और पैसा मांगेंगे जी। तो ये समझिए किस तरह का माइंडसेट है। नाउ द अरब्स हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग देयर फॉल्ट, देयर मिस्टेक। लेकिन ये सब चीजें इतनी जल्दी नहीं होंगी, इन चीजों में टाइम लगेगा और ये भी डिपेंड करता है कि अमेरिका क्या उनको अलाउ करता है। वो अमेरिका को छोड़ के कहां जाएंगे? रशिया जाएंगे, चाइना जाएंगे। और जिस तरह का रिलेशन अमेरिका से गल्फ कंट्रीज का है उस तरह का रिलेशन चाइना और रशिया से नहीं हो सकता है। चाइना अभी भी बहुत ही नया प्लेयर है जी। और देखा चाइना का जो रोल है, चाइना डिस्पाइट बीइंग गुड फ्रेंड ऑफ ईरान, गुड फ्रेंड ऑफ रशिया, उसका रोल तो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन जिस तरह का रोल दुनिया चाह रही थी, ईरान चाह रहा था, वैसा वो रोल नहीं दिखा पा रहे हैं। उनके अपने कुछ कंस्ट्रेंट है, कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, कुछ अपनी उनकी पॉलिसी है। राइट, ये बात है कि हर कंट्री के अपने इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जियोपॉलिटिकल जो नेचर है, जियोपॉलिटिकल जो मैप है, जो लैंडस्केप है और जो जियोपॉलिटिकल अलायंस है, उसमें तो बहुत ही मेजर रप्चर आ चुका है। उसको अब गल्फ कंट्रीज कैसे वो करते हैं, किस तरह का अलायंस खड़ा करते हैं, उसको कैसे रीस्ट्रक्चर करते हैं, उसको कैसे रिकॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर तो एक बहुत बड़ा सवाल तो आ गया है। लेकिन सवाल अभी भी अमेरिका का जिस तरह का वहां पे मतलब कंट्रोल है, जिस तरह की हेजेमनी है, जिस तरह का वो है वहां पर उनका इन्वॉल्वमेंट है, जियोपॉलिटिकल बिलिटी, लगता नहीं कि अमेरिका किसी भी हद तक उनको अलाउ करेगा कि वो जाके किसी दूसरे पाले में बैठ जाएं। अभी तो रशिया से, चाइना से वेपन्स इंपोर्ट करने पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो चीजें तो बदलेंगी और ये जो भी चीजें बदलेंगी वो ईरान के फेवर में होंगी। डिपेंडेंसी बढ़ेगी नहीं अमेरिका पे, डिपेंडेंसी कम होगी, लेकिन उस डिपेंडेंसी का नेचर कैसा होगा? अब तो वहां पे अमेरिका के साथ साथ इसराइल भी वहां पे था। यूएई की पूरे सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में इसराइल है, वहां के बहरीन में इसराइल है, तो कतर भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। अभी तो ये प्लान कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया से भी रिलेशनशिप स्ट्रांग होंगे इसराइल के। वो सब चीजों में तो फिलहाल चीजें ब्रेक लग गई हैं। तो अब हर कंट्री अपने एवरी रिलेशनशिप को, हर कंट्री अपने रिश्ते को रीडिफाइन करेगी, रिविजिट करेगी और देखेगी कि क्या ये सिर्फ ट्रांजैक्शनल है या सिर्फ मनी के लिए है, या वाकई ये बहुत ही ऐसे जो रिलायबल पार्टनर हैं, जो ट्रस्टवर्थी पार्टनर हैं।
तो इन चीजों ने जो भी कुछ हो रहा है पिछले 20 साल में, उसने कई चीजों पे अमेरिका और यूएस, अमेरिका और इस पे गल्फ रिलेशनशिप पे, गल्फ और इसराइल रिलेशनशिप पे, और लार्जर जो है, जो नाटो का जो रोल था, ईयू का जो रोल था, जो यूएन का रोल था, पिछले 2-2.5 साल में जो क्यास मचा हुआ है, और ये क्यास जो ईरान पे आके उसने जो गल्फ कंट्रीज को जो टारगेट शुरू किया है, गल्फ कंट्रीज बहुत ही से टाइम बाय कर रहे थे, ये चीजें उन पे आ रही थी, उनको पता था, लेकिन किसी तरह वो टाइम बाय कर रहे थे। अब उनके पास टाइम भी नहीं है, नाउ दे आर टू लेट। तो सब चीजें तो अखा-बखा होंगी, सब कुछ बहुत ही क्यास होगा, हौच-पौच होगा, बहुत सारी चीजें हैं, पूरी अनार्की सिचुएशन ऑलरेडी है। अब वहां से लोग वापस आ रहे हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या हाल है। ट्रम्प साहब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेके बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप आइए बचाइए, तो तेल चाहिए वो बचाए। हर लोग अपनी जो है शिप, वो जो है वॉरशिप भेजे अपना, उस पर कोई राजी नहीं हुआ। तो ट्रम्प साहब हर स्टेप पे अपने आप को रिट्रीट कर रहे हैं, उनका वो नहीं चाहते कि इसराइल के अलावा हमारा किसी तरह का भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो ये सारी चीजें जो है बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर रही हैं। अब इस क्वेश्चन को गल्फ कंट्रीज को लोग कैसे टैकल करते हैं, इजिप्ट के लोग कैसे टैकल करते हैं, ईरान कैसे टैकल करता है, टर्की कैसे टैकल करता है, और जो दूसरी चीजें हैं, जो बड़े बड़े मेजर पावर है, मिडिल पावर है, रशिया कैसे हैंडल करता है, चाइना कैसे हैंडल करता है। तो सब कंट्रीज को पोस्ट ईरान वार या पोस्ट गाजा वार, एवरीथिंग इज अंडर स्कैनर एंड एवरीथिंग अंडर क्वेश्चन मार्क। जो 50 साल से हम जो एक वर्ड आज इसको अमेरिका ने बनाया था कि बहुत स्टेबल और पीसफुल वर्ड के लिए, वो तकरीबन मुझे लगता है तकरीबन फ्लैट हो चुका है। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें इस लड़ाई के बाद, इस युद्ध की समाप्ति के बाद बदली हुई नज़र आएंगी। देखते हैं क्या कुछ होता है। बड़ी अच्छी जानकारी दी फजर साहब आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो ये बता रहे थे फजर रहमान साहब कि क्या इस लड़ाई के बाद जो तमाम बदलाव दिखाई पड़ने हैं, और मध्य पूर्व में ख़ास तौर पर जिस तरह से वहाँ के बहुत सारे देशों की अमेरिका के ऊपर निर्भरता थी, वो किस तरीके से बदलती है, चेंज होती है और क्या स्वरूप लेती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प